पुलिस बार बार किसी के यहाँ दबिश दे रही है, उनके फैमिली मेम्बर को टार्चर कर। बड़गहन के पास था, एक कार सवार ने एक बच्ची की कार से कुचलकर हत्या कर दी। कि जयंतीपुर गांव में एक पोखरे में डूबकर एक लोगों की मौत हो जाती है, जो बाद में पता चलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है उसकी हत्या हो जाती है। नामजद एफआईआर तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है, किसी के खिलाफ हो सकता है। तो आमतौर से लोग सुप्रीम कोर्ट से भी पहुँचते हैं। अब जैसे अभी लेटेस्ट उदाहरण लीजिए, श्रीमान केजरीवाल जी। इतने से कुछ नहीं होता है जब तक न्यायालय न कहे। नहीं, न्यायालय में ये कहने से कि मैंने हत्या किया है, आप किसी जेल में रहता है तो उसका तो सजा वो काट ही लेता है। इस पे क्या कहेंगे? ये तो ये बात आपकी बिल्कुल सही। ये मतलब पुलिस का टार्चर आपके ऊपर, क्योंकि पुलिस को तो हम समझते हैं कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। पब्लिक प्लेस पर आप सुरती मलेंगे बावर्दी, तो जो देखे क्या हो, दरोगा जी खैनी मलत हो। मित्रों नमस्कार, उमा जी कहीं में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ बतकही में बांसगांव के सीनियर वकील रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो फौजदारी के हैं। और हम आज इनसे जानेंगे कि कैसे फर्जी मुकदमों से बचा जाए और कैसे पुलिस अगर परेशान कर रही है तो हम उससे कैसे निकलेंगे। ये दो ही सवाल होगा, लेकिन पहले हम इनसे पूछेंगे कि कभी पुलिस से इनको डर लगा है कि नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं लगा। कभी मतलब पुलिस का टार्चर आपके ऊपर नहीं हुआ है? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पुलिस को तो हम समझते हैं कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। जी जी। और हम चूँकि लीगल फील्ड से हैं जी तो हमें अपने दायरे मालूम है और पुलिस का दायरा भी मालूम है। जी जी। तो इसलिए आपको एक बहुत मज़ेदार बात मैं बताऊं। एक सुबह सुबह मैं कहीं से आ रहा था, तो एक चौराहे पर एक दरोगा जी बावर्दी सुरती मल रहे थे। मैंने अपनी बाइक वहीं खड़ी किया और मैंने कहा, साहब आपको सुरती खाना ठीक है, खाए, लेकिन बावर्दी सुरती मलेंगे आप, तो आपको जो पब्लिक देख रही है उसके मन में क्या इमेज बनेगी एक पुलिस इंस्पेक्टर की। मतलब सामना हुआ है पुलिस से? पुलिस उनको मैंने कहा कि कम से कम आप इस वर्दी की इज्जत रखिए, सुरती खाना किसी बनवा लीजिए किसी से, लेकिन पब्लिक प्लेस पर आप सुरती मलेंगे बावर्दी, तो जो देखे क्या हो, दरोगा जी खैनी मलत हो, तो इमेज बिगड़ती है। चलिए एक सवाल और कि जैसे पुलिस किसी मामले में पूरे परिवार को परेशान करने लगती है, किसी मामले में टॉर्चर करने लगती है, ज़बरदस्ती उसको उठा के लेके थाने आ जाती है। इससे कैसे बचें और इस पे कानूनी हम क्या कर सकते हैं कानूनी रूप में? वास्तव में विधिक रूप से अनभिज्ञता जो है, इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर पुलिस बार बार किसी के यहाँ दबिश दे रही है, उनके फैमिली मेम्बर को टार्चर कर रही है, तो उसके बहुत सीधा सा उपाय है कि आप अपने वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन दें कोर्ट में और संबंधित थाने से रिपोर्ट मांग लें कि क्या हमारे खिलाफ़ कहीं कोई मामला एफआईआर वगैरह दर्ज है कि नहीं। तो अगर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज होगा तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप उसके बेल के प्रोविजन से उसकी जमानत करा लीजिए। और यदि कुछ नहीं है और ये रिपोर्ट हमने मांग लिया, तो पुलिस फिर टार्चर करना एकदम से बंद कर देगी, फिर जाएगी ही नहीं। जैसे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब हम अगर अब टार्चर किए, क्योंकि इसके खिलाफ़ कहीं कोई एफआईआर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो हमारे ऊपर भी अधिकारी हैं, दिक्कत हमको भी हो जाएगी। जैसे फर्जी मुकदमा दर्ज ही हो गया हो, किसी के ऊपर अगर फर्जी मुकदमा दर्ज ही हो गया और वो कई केसेस में हमने देखा है कि बाद में बरी हो जाते हैं, मुकदमा उनके ऊपर फर्जी हो पाया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? वास्तव में ये बहुत ही कठिन है ये जज करना कि कौन सा मुकदमा फर्जी है और कौन सा मुकदमा वास्तविक है। फर्जी और वास्तविक मुकदमे का ज्ञान तो जब उसकी विवेचना होती तभी होता है। हाँ, जहाँ मान लीजिए कुल डॉक्यूमेंट्री मतलब कुछ कागजात वगैरह के मैटर में मामला है, तो वहाँ तो कुछ पता चल सकता है, तो उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय है बनी हुई है। लेकिन तब तक अगर गिरफ्तारी हो जाती तो लोग जेल चले जाते हैं, बाद में उसका हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट से जमानत होता है, तो वो जितने दिन जेल में रहता है तो उसका तो सज़ा वो काट ही लेता है। इस पर क्या कहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही। ये हमारी प्रक्रिया है, ये एक विधिक प्रक्रिया है कि अगर कोई एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुई है तो उसमें दो तरह की बेल होती है, एक बेलेबल होती है, एक नॉन बेलेबल होती है। तो कोई आवश्यक नहीं कि नॉन बेलेबल केसेज में लोअर कोर्ट से आपकी बेल हो,
आमतौर से लोग सुप्रीम कोर्ट से भी पहुंचते हैं। अब जैसे अभी लेटेस्ट उदाहरण लीजिए, श्रीमान केजरीवाल जी इतने दिनों तक जेल में थे, लोअर कोर्ट से भी बेल नहीं हुई, लास्टली उनकी बेल सुप्रीम कोर्ट से हुई। तब वो अगर ये कहते हैं कि साहब इतने दिन तक मैं जेल में रहा, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया, तो इसके लिए हमको कंपनसेट किया जाए, तो कानून बनाने वालों ने इसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं रखी। अच्छा, कानून में इसकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक सवाल और है, जैसे कोई मामला में हत्या हो जाती है और उसमें मुकदमा दर्ज होता है, लेट लतीफ़ी होती है और उसमें जो पीड़ित परिवार होता है काफ़ी परेशान हो जाता है, नामजद मुकदमा दर्ज होता है, फिर भी उस पे गिरफ्तारी में पुलिस लेट करती है, तो उस पे हम कैसे कोर्ट का सहारा लें और क्या उस पे कानूनी आपकी राय है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। देखिए, इसमें विवेचना आम तौर से पुलिस इंस्पेक्टर के स्तर के लोग ही करते हैं, 302 वगैरह का जहाँ तक बात है। तो अगर ये लगता है पीड़ित पक्ष को कि संबंधित विवेचक इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उनके अधिकारियों से मिला जा सकता है। जरिए कोर्ट उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति आख्या भी तलब की जा सकती है। तो इससे आपको डे बाई डे जानकारी होती रहेगी कि वास्तव में वो कोताही कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इस पे अधिकारियों से मिला जा सकता है और अपना जो भी रिपोर्ट होगा उसको डे बाय डे देखा जाता है। लेकिन एक मामला आपको संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जयंतीपुर गांव में एक पोखरे में डूबकर एक लोगों की मौत हो जाती है, जो बाद में पता चलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है उसकी हत्या हो जाती है। वो परिवार काफ़ी परेशान था और काफ़ी दिनों तक वो भाग दौड़ पुलिस के अधिकारियों तक लगाया, लेकिन बहुत दिनों के बाद एक गिरफ्तारी हुई। तो इस संबंध में आपकी क्या राय रहेगी? अब जैसा कि आपने बताया कि एक कोई डेड बॉडी मिली, एक लाश मिली पोखरे में जी, तो बाद में पता चला कि हत्या करके फेंकी गई है। तो ये तो डायरेक्ट कोई एविडेंस इस पर है नहीं। ये विवेचना से स्पष्ट होगा कि वास्तव में उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई। हत्या किया तो किसने किया और क्यों किया, ये जानना जरूरी है। वजह क्या कारण है कि उस बच्ची उस मामले में नामजद एफआईआर था। नामजद एफआईआर तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है, किसी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन वो वास्तविकता जो है, जब उसकी विवेचना होती है, तफ्तीश होती है, तो जो विवेचक होता है वो तमाम सारी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, तमाम सारे सबूत लेते हैं, और तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता तो उसकी एक चेन बनानी पड़ती है उनको, एक श्रृंखला बनती है अपराधियों अब उस घटना की, और पूरी श्रृंखला को मिला के जब श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है तब जाके वो विवेचना पूरी होती है, और वहाँ बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जहाँ डायरेक्ट एविडेंस है, क्या कहते हैं, दिन दहाड़े मर्डर है, तो उसको भी डायरेक्ट आप सज़ा नहीं दे सकते, वहाँ भी आपको साबित करना है। मतलब वहाँ भी एक बार और बता दूँ, यदि कोई अपराधी न्यायालय में स्वीकार कर ले कि हाँ हमने उसकी हत्या किया है, इस आधार पर भी ऐसे मैटर में कोर्ट डायरेक्ट सज़ा नहीं देगी, उसको भी साबित करना पड़ेगा। छोटे मोटे अपराध में अगर अपराध की स्वीकार करे तो फाइन लग जाएगी, लेकिन जहाँ मर्डर वाली बात है वहाँ कोई अपराधी कहता है कि साहब मैंने ही तय किया है, तो इस आधार पर उसको सज़ा नहीं होगी। सज़ा इस आधार पर होगी कि जो विवेचक हैं, पूरी विवेचना में जो गवाह उन्होंने साक्ष्य कलेक्शन किया है, उस एविडेंस के आधार पर ही उसकी सज़ा होगी। जैसे एक मामला कल बड़गहन के पास था, एक कार सवार ने एक बच्ची की कार से कुचलकर हत्या कर दी। बाद में पता चला, शुरू में तो लगा एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में पता चला, और बाद में जब परिवार वाले भी दोनों को हॉस्पिटल ले गए, और उसमें लड़के ने कहा कि जब पता चला कि इसने हत्या कर दी, मतलब कार से कुचल दिया है, तो उसने खुद स्वीकारा है कि हमको कोई पछतावा नहीं है। तो क्या वो जुर्म कबूल कर लिया है और उसको क्या सज़ा हो सकती है? बस सीधी सी बात यह है कि जिसे बताया कि कार से कुचल दिया, तो नॉर्मली उसको एक एक्सीडेंट माना जाता है, ठीक है। लेकिन यदि ये लगता है कि उसकी नीयत उसकी हत्या करने की थी और उस वजह से उसने कार को इस ढंग से नेग्लिजेंटली या स्पीड से बिना हॉर्न बजाए हुए वो उसको कुचला, तो वहाँ जो पूरी देखी जाएगी उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उस आधार पर उसको हम हत्या भी मान सकते हैं। लेकिन वो कबूल किया कि इस घटना, उस कबूल करने से कुछ नहीं होता। मतलब वो कबूल किया तो मतलब वो कबूल को न्यायालय में वो साहब जो कहेगा तब बात आती है ना, बाहर क्या कहा उसने क्या नहीं कहा उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, बाहर कुछ कहा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी घटनाओं पे
मतलब स्वयं हत्या का आरोप अपने ऊपर ले लिया जाता है। इस पे बाहर क्या जान नहीं होगी, जी जी एक सबूत भले आपके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन इसको भी सबूत पक्ष को साबित करना होगा कि इस पर्टिकुलर आदमी ने ये हत्या किया है। रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी उमा जी कहिन में समय दिए और उनका समय हमारे लिए अमूल्य है और मेरे दर्शकों के लिए बहुत ही कम समय में और इतनी जानकारी इनके माध्यम से दी गई है और हम ऐसे ही जानकारी अपने उमा जी कहिन चैनल के माध्यम से आगे लाते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।